हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है सममित रेखाएं। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग समझेंगे लाभ और हानि को, और क्लास 8 में पढ़ाई करेंगे सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। फिर हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां सीरीज के अंतर्गत देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है शहर का जगमगाता बिजनेस। और अंत में जानेंगे इंस्पायर अवार्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी 1917 में पहली बार पटना पहुंचे और वहां उनके पुराने सहपाठी मजरूल हक मिले। उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता बताया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के घर रुकना तय किया। कृपलानी जी ने अपने छात्रों को गांधी जी को स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी दे दी थी। उस समय कृपलानी जी कुंवारे थे, हॉस्टल के एक रूम में रहते थे। वो भागे भागे प्रोफेसर मलकानी जी, जो कि हॉस्टल के प्रभारी थे, उनके यहाँ गए और गांधी जी को अपने यहाँ पे ठहराने की विनती करी। मलकानी जी खुशी खुशी राजी हो गए। श्रीमती मलकानी जी गांधी जी की आरती उतारना चाहती थी, लेकिन नारियल की कमी थी। तो फिर कृपलानी जी ने रात में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा, जिससे उनके जांग में चोट भी आ गई। और वहां स्टेशन पर छात्रों ने पूरी ट्रेन छान मारी, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। छात्रों को कोई भी बैरिस्टर नुमा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उधर गांधी जी और शुक्ल जी गाड़ी से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कृपलानी जी का इंतजार करने लगे। बेचैनी से घूम रहे विद्यार्थियों को देखकर गांधी जी शुक्ल जी से बोले, आप जरा छात्रों से पूछें कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। शुक्ल जी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और विद्यार्थियों ने जवाब दिया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो शुक्ल जी ने उनसे कहा, यही तो है गांधी जी। पहली बार छात्रों ने गांधी जी को देखा था और उनकी एक साधारण सी वेशभूषा में वो पहचान भी नहीं पाए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके तो वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। आज हम सीखेंगे सममित रेखाएं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक ऐसी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में है एक सममित यानी सिमेट्रिक आकृति कहलाती है। जैसे दी आकृतियां सममित है, इनकी समझ और अच्छे से बनाते हुए चलिए अब जानते हैं सममित रेखाएं यानी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। एक कागज लीजिए, कैंची के उपयोग से इसमें से अंग्रेजी के अक्षर ए का आकार काट लीजिए।
क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति सममित है या नहीं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम इसका बायां आधा भाग दाएं आधे भाग पर रखते हैं तो वे एक दूसरे से पूर्णतया मिलते नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षर ए एक सममित अक्षर है। जरा सोचिए, अगर हम ए को इस तरह मोड़े कि उसका ऊपर का आधा भाग नीचे के आधे भाग पर आए, तो क्या इससे भी हमें ज्ञात होता है कि ए सममित है या नहीं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें ए सममित प्रतीत नहीं होता। दोनों स्थितियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आकृति की सममिति किसी विशिष्ट रेखा के अनुदिश मोड़ने पर ही स्पष्ट होती है, जैसे यहाँ ए के मध्य से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से। ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़े जाने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है, एक सममित रेखा कहलाती है। इसे ही हम दर्पण रेखा भी कहते हैं। ए के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक सममित रेखा वाली आकृति है, लेकिन कुछ आकृतियों में एक से ज्यादा सममित रेखाएं देखी जा सकती है। जैसे इस आकृति को देखिए, क्या इसमें कोई सममित रेखा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम इस प्रकार दो सममित रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी सममित रेखा ज्ञात नहीं की जा सकती। कुछ आकृतियों में दो से भी अधिक सममित रेखाएं होती है, जैसे एक वर्ग की सममिति इसे इन चार रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है। इसी तरह चलिए ज्यामिति के कुछ और आकारों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। एक आयत की सममिति इसे इन दो रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि आयत में 2 सममित रेखाएं होती है। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस की बात करें तो इसकी सममिति इसे इन दो रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती है। इसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 सममित रेखाएं देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम वृत्त यानी सर्कल की बात करें तो इसके केंद्र से जाने वाली किसी भी रेखा के अनुदिश मोड़ने पर वृत्त की सममिति देखी जा सकती है। चूंकि एक वृत्त के केंद्र से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अब आप 5 अलग अलग आकार लेकर सममित रेखाओं की संख्या खुद से ज्ञात कीजिए। तो आज हमने सीखा सममित रेखाएं। नीचे दी गई आकृति में सममित रेखाएं खींचिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़े जाने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है, एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम केंद्र से जाती हुई ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखा खींचेंगे तो यह दी आकृति को 2 ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं, यानी कि यह एक सममित रेखा है। इसी तरह हम दी आकृति में कुल 8 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अगला उदाहरण, दी आकृतियों को देखकर ज्ञात कीजिए आकृतियां जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा है, आकृतियां जिनमें 2 सममित रेखाएं हैं, आकृतियां जिनमें 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं, आकृतियां जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। आकृति ए की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़ने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोड़ने पर हमें 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो G, H और I इनमें से प्रत्येक आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसलिए ये सभी ऐसी आकृतियां हैं जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा है। आकृति B की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़ने पर
आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है। साथ ही साथ अगर इसे क्षैतिज में आधे से मोड़े तब भी इसके दोनों भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोड़ने पर हमें दो एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी आकृति में दो सममित रेखाएं हैं। इसके अलावा दी आकृतियों में आकृति के में भी दो सममित रेखाएं हैं। इसलिए दो सममित रेखाओं वाली आकृतियां हैं बी और के। इसी प्रकार अब क्या आप ज्ञात कर पाएंगे वे आकृतियां जिनमें दो से अधिक सममित रेखाएं हैं? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ आकृतियां डी, एफ और एल में दो से अधिक सममित रेखाएं हैं। अगर हम देखें तो यहाँ सी और ई ऐसी आकृतियां हैं जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। चूंकि एक वृत्त के केंद्र से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अब आप इस मजेदार सवाल को खुद से हल कीजिए। मैथमेटिक्स इस शब्द के ऐसे अक्षर ज्ञात कीजिए जिनमें दो सममित रेखाएं हैं। तो आज हमने देखे सममित रेखाओं के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, रोहित और शैली ज्ञात कर रहे थे कि एक आयत यानी रेक्टेंगल में कितनी सममित रेखाएं यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। शैली की समझ थी कि आयत में कुल 4 सममित रेखाएं होती है, जबकि रोहित की समझ थी कि आयत में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती है। ज्ञात कीजिए किसकी समझ सही है। कई बार बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि आयत में 4 सममित रेखाएं होती है। इसका एक कारण यह है कि बच्चे आयत के मध्य से जाती हुई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के साथ साथ विकर्ण यानी डायगोनल से जाती हुई रेखाओं को भी सममित रेखाएं समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि शैली की समझ सही है, इसलिए ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। अगर आयत को लंबाई की ओर या चौड़ाई की ओर मध्य से मोड़ा जाए तो हमें दोनों स्थितियों में दो एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त होते हैं। लेकिन किसी विकर्ण से जाती हुई रेखा की ओर मोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाले भाग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। इसलिए आयत में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती है। यह रोहित की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अब चलिए जानते हैं सममित रेखाओं से संबंधित कुछ गलतियों के बारे में। अगर बच्चों को पूछा जाए कि वृत्त यानी सर्कल में कितनी सममित रेखाएं होती है, तो बच्चे सममित रेखाओं की समझ का प्रयोग किए बिना बताते हैं कि वृत्त में सममित रेखाएं नहीं होती। कुछ बच्चे केंद्र से न जाने वाली रेखाएं खींचते हैं, जिससे उन्हें 2 ऐसे भाग प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। इसलिए वे समझ लेते हैं कि वृत्त में कोई भी सममित रेखा नहीं होती, लेकिन यह गलत समझ है। वृत्त के केंद्र से जाती हुई कोई भी रेखा वृत्त को 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भागों में विभाजित करती है। चूंकि ऐसी हम अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए सही समझ यह है कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अगर बच्चों को किसी आकृति में सममित रेखाएं खींचने के लिए कहा जाए और इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो कुछ बच्चे आकृति में सममित रेखाएं तो सही प्रकार से खींचते हैं, लेकिन जब वे इन्हें गिनते हैं तो वे जिस स्थान से शुरू करते हैं, गिनती करते हुए उसी स्थान पर वापस आते हैं और अपनी गिनती जवाब के रूप में बताते हैं। जैसे यहाँ वे बताते हैं एक वर्ग यानी स्क्वायर में 8 सममित रेखाएं होती है। वे यह ध्यान नहीं रखते, वे रेखाओं की 2 बार गिनती कर रहे हैं, इसलिए गिनती करते हुए ध्यान रहे प्रत्येक रेखा को सिर्फ 1 बार गिनना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है। तो आज हमने देखी सममित रेखाओं से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ गलतियां। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद,
अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। क्या आपने कभी सोचा है एक दुकानदार अपनी रोजी रोटी कैसे प्राप्त करता है? दुकानदार वस्तुओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता है और वह वस्तुएं कहाँ से लाता है? वह इन्हें बड़े दुकानदारों से या वस्तु बनाने वाली कंपनी से खरीदता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्रय मूल्य को संक्षेप में हम क्रमू यानी सीपी लिखते हैं। अपने दुकान में लाकर वह वस्तु को बेचता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में वीमू यानी एसपी लिखते हैं। क्या दुकानदार उसी मूल्य में वस्तु को बेचता है जिस मूल्य से उसने वस्तु को खरीदा होता है? नहीं, साधारणतः कोई भी दुकानदार प्रयास करता है कि खरीदे गए मूल्य से ज्यादा मूल्य में ही वह वस्तु को बेचे, यानी कि वह प्रयास करता है कि वस्तु के क्रय मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके साथ कुछ अतिरिक्त रुपए भी कमाता है जिसे हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। क्या हर स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह हर स्थिति में संभव नहीं। जैसे अगर कोई दुकानदार आईने बनाने वाली एक कंपनी से कुछ आईने खरीदता है, लेकिन दुकान में लाते समय इनमें से कुछ आईने का कांच खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन उसे ऐसे आईने क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे हानि उठानी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तब हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। अब मान लीजिए अमर ने 50 रुपए में एक फोटो फ्रेम खरीदी और उसने उसे अपने दोस्त को 55 रुपए में बेच दिया। लीना ने भी उसी प्रकार की एक फोटो फ्रेम 40 रुपए में खरीदी और उसने भी इसे किसी व्यक्ति को 45 रुपए में बेच दिया। तो बताइए किसे ज्यादा लाभ हुआ? अमर के लिए लाभ बराबर 55 रुपए ऋण 50 रुपए बराबर 5 रुपए। इसी तरह लीना के लिए लाभ बराबर 45 रुपए ऋण 40 रुपए बराबर 5 रुपए। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर लाभ हुआ है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भले ही दोनों को 5 रुपए का लाभ हुआ है, पर अमर को 50 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए लाभ हुआ है, जबकि लीना को 40 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए का लाभ हुआ है। चूँकि दोनों के लिए क्रय मूल्य समान नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि अमर को ज्यादा लाभ हुआ है या लीना को? पता करने का एक तरीका है कि हम लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करें। हम जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसलिए अमर के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/50 गुणा 100 बराबर 10, यानी कि अमर को क्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ है। और लीना के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/40 गुणा 100 बराबर 12.5, यानी कि लीना को क्रय मूल्य पर 12.5% लाभ हुआ है। अब बताइए किसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है? सोचिए सोचिए। सही सोचा, चूँकि 12.5% 10% से ज्यादा है, इसलिए लीना को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है।
इसी तरह हम हानि को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर अमर ने 50 रुपए की फोटो फ्रेम 42 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती, यानी कि इस स्थिति में अमर को क्रय मूल्य 50 रुपए पर 8 रुपए की हानि होगी। चूँकि किसी बिंदु को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम उसे 100 से गुणा करते हैं, इसलिए अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रहे, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त की जाती है। इस तरह से अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8 बटे 50 गुणा 100 बराबर 16। इसे ही हम कह सकते हैं कि अमर को क्रय मूल्य पर 16% हानि हुई है। इसी तरह अगर लीना ने 40 रुपए की फोटो फ्रेम 32 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती। इसलिए लीना के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8 बटे 40 गुणा 100 बराबर 20। या हम कहेंगे लीना को क्रय मूल्य पर 20% हानि हुई है। अब यहाँ 20% 16% से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीना को अमर से ज्यादा हानि हुई है। इस तरह लाभ या हानि को प्रतिशत में व्यक्त करने से हम लाभ या हानि को आसानी से समझ सकते हैं और इनकी तुलना भी सही प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए प्रतिशत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझें। किसी राशि का बढ़ना या घटना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। जैसे मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम राशि के बढ़ने का प्रतिशत इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। बढ़त बराबर 62 रुपए ऋण 60 रुपए बराबर 2 रुपए और प्रारंभिक राशि 60 रुपए है, इसलिए बढ़ने का प्रतिशत बराबर 2 बटे 60 गुणा 100 बराबर 3 और 1 बटे 3 है। इसी तरह मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से घटकर 55 रुपए पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक राशि होगी 60 और घटत होगी 60 ऋण 55 बराबर 5 रुपए। इसलिए घटत का प्रतिशत बराबर 5 बटे 60 गुणा 100 बराबर 8 और 1 बटे 3 है। याद रहे, बढ़ने और घटने का प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक राशि पर प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने सीखा लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। एक व्यक्ति ने 12,800 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और 12% हानि से बेच दिया। पता कीजिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। टेलीविजन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 12,800 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर 12 है। इसका अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 12 रुपए की हानि होती है, यानी लॉस होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 12 बटे 100 रुपए की हानि होती है। इस तरह से कुल 12,800 रुपए पर प्राप्त हानि बराबर 12,800 रुपए गुना 12 बटे 100 बराबर 1,536 रुपए। टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। विक्रय मूल्य बराबर 12,800 रुपए ऋण 1,536 रुपए बराबर 11,264 रुपए। अतः टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 11,264 रुपए। अगला उदाहरण, यदि एक साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज हानि या लाभ होगा। साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 1,600 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ हानि हुई है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए ऋण 1,600 रुपए बराबर 740 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 740 बटे 2,340 गुणा 100 बराबर 31.62। यानी कि अगर साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर
31.62% हानि होगी। अगला उदाहरण, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 600 रुपए था जब दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा था। दी जानकारी के आधार पर कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए है। यह विक्रय मूल्य हमें बताता है कि दुकानदार ने कुर्सी 600 रुपए में बेची। इस मूल्य से बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हुआ है। हमें कुर्सी का क्रय मूल्य यानी दुकानदार ने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी यह पता करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 20 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरह से 20 बटे 100 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 20 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। इसे ही हम लिख सकते हैं लाभ बराबर 20% गुणा क्रय मूल्य। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य का 20% भाग लाभ है। इस तरह से अगर आपको P% लाभ दिया होगा तो इसका अर्थ होगा क्रय मूल्य का P% भाग लाभ है। इसी प्रकार अगर आपको हानि दी होगी L%, तो इसका अर्थ होता है क्रय मूल्य का L% भाग हानि है। अब जैसा कि आप जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 20 बटे 100 गुना क्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य। इसे व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य। यहाँ अगर हम गुणन के वितरण गुण का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य को कोष्टक के बाहर लिखते हैं तो कोष्टक के अंदर 1/5 धन 1 रह जाएंगे। चूँकि 1/5 धन 1 बराबर 1/5 धन 5/5 बराबर 6/5 है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 6/5 गुना क्रय मूल्य है। 6/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य गुना 5/6 बराबर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना 600 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य है 500 रुपए। तो आज हमने देखा लाभ और हानि के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, एक व्यक्ति ने एक मेज 550 रुपए में खरीदी और 10% की हानि यानी लॉस पर बेच दी। मेज का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 550 रुपए और हानि है 10%, यानी कि हानि बराबर 10/100 गुना 550 रुपए बराबर 55 रुपए। कई बार विद्यार्थी यह समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसलिए वे विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 605 रुपए। सही समझ यह है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो सकता है, जैसे यहाँ हानि हुई है। इसका अर्थ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी कि क्रय मूल्य से हानि को घटाकर विक्रय मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपए ऋण 55 रुपए बराबर 495 रुपए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2, दुकानदार ने एक किताब 80 रुपए में बेची जिससे उसे 30 रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। कुछ बच्चे लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि वे यहाँ लाभ प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 30/80 गुणा 100 बराबर 37 और 1/2। लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी भी विक्रय मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ है कि हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
हमें विक्रय मूल्य पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता, तो आइए क्रय मूल्य पता करें। चूँकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर 80 रुपए ऋण 30 रुपए बराबर 50 रुपए। इस तरह से यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर 30/50 गुणा 100 बराबर 60 है, यानी कि लाभ 60% हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। इस तरह से आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। सोहन की एक मिठाई की दुकान है। वो बर्फी बनाते हुए सोचता है कि प्रत्येक बर्फी के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हों। वो सभी बर्फियों पर वर्क लगाना चाहता है, जिसकी कीमत 1500 रुपए वर्ग मीटर है। यदि एक डिब्बे में 50 बर्फी हैं, तो क्या आप सोहन को बता सकते हैं कि वर्क लेने की कुल कीमत कितनी होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर बर्फी के ऊपरी हिस्से पर वर्क लगाया जाएगा। अतः इस स्थिति में सभी बर्फियों के ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बर्फी एक समचतुर्भुज है और हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का 1/2 होता है। प्रत्येक बर्फी के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हैं। तो आइए एक बर्फी का क्षेत्रफल प्राप्त करें, जो कि 1/2 गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 50 बर्फियों का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? शाबाश! सभी बर्फियों के क्षेत्रफल के लिए बर्फियों की कुल संख्या गुणा प्रत्येक बर्फी का क्षेत्रफल करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 50 बर्फियां हैं और प्रत्येक बर्फी का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः सभी बर्फियों का क्षेत्रफल 50 गुणा 5 वर्ग सेंटीमीटर यानी 250 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्क लगाने की कीमत 1500 रुपए वर्ग मीटर है। तो आइए बर्फियों के कुल क्षेत्रफल यानी 250 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में परिवर्तित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। इसलिए 10,000 वर्ग सेंटीमीटर वर्क की कीमत 1500 रुपए है, जिससे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का मूल्य 1500 बटा 10,000 होगा, जो कि 15 पैसे हैं। अब क्या आप यह जानकारी प्रयोग करते हुए बता सकते हैं कि 250 वर्ग सेंटीमीटर वर्क की कीमत कैसे प्राप्त करेंगे? $250 वर्ग सेंटीमीटर वर्क की कीमत 15 पैसे गुना 250 होगी, जो कि 37.50 रुपए है। अतः बर्फियों के लिए वर्क खरीदने की कीमत 37 रुपए 50 पैसे है। आज इस वीडियो में हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित
उदाहरण समझा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं। आज हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। समचतुर्भुज ABCD का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्या आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बता सकते हैं? इस प्रश्न में केवल एक ही विकर्ण AC की लंबाई दी गई है। अब सवाल यह है कि दूसरे विकर्ण BD की लंबाई कैसे पता करें? इस स्थिति में समचतुर्भुज के विकर्णों की विशेषताएं की सहायता ले सकते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। AC BD पर लंब है तथा AO बराबर CO और BO बराबर DO है। अब क्या आप AO की लंबाई पता कर सकते हैं? शाबाश! AO विकर्ण AC का आधा यानी 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर होगी। अब क्या आप समचतुर्भुज के परिमाप का उपयोग करते हुए भुजा का मान बता सकते हैं? चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, समचतुर्भुज की भुजा का माप समचतुर्भुज के परिमाप के 1/4 के बराबर होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विकर्ण BD का मान चाहिए, परंतु यह कैसे होगा? BD BO का 2 गुना है। अतः यदि हम किसी प्रकार BO का मान पता कर लें तो BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि BO का मान कैसे पता करें? जैसा कि हम देख सकते हैं कि त्रिभुज AOB में AO और AB की लंबाई पता है तथा कोण AOB का मान 90 अंश है। अतः त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय उपयोग कर सकते हैं, जिसमें AO और AB का मान प्रतिस्थापित करते हुए समीकरण हल करें। तो BO का मान 8 सेंटीमीटर मिलता है। BD BO का 2 गुना है। OB का मान 8 सेंटीमीटर रखने पर विकर्ण BD की लंबाई 16 सेंटीमीटर मिलती है। चलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों की लंबाई के गुणनफल का आधा होता है। AC और BD का मान रखते हुए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 12 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर है। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। आज इस वीडियो में हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण समझा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं। आज हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। समचतुर्भुज ABCD का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्या आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बता सकते हैं? इस प्रश्न में केवल एक ही विकर्ण AC की लंबाई दी गई है। अब सवाल यह है कि दूसरे विकर्ण BD की लंबाई कैसे पता करें? इस स्थिति में समचतुर्भुज के विकर्णों की विशेषताएं की सहायता ले सकते हैं।
समचतुर्भुज में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। AC BD पर लंब है तथा AO बराबर CO और BO बराबर DO है। अब क्या आप AO की लंबाई पता कर सकते हैं? शाबाश! AO विकर्ण AC का आधा यानी 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर होगी। अब क्या आप समचतुर्भुज के परिमाप का उपयोग करते हुए भुजा का मान बता सकते हैं? चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, समचतुर्भुज की भुजा का माप समचतुर्भुज के परिमाप के 1/4 के बराबर होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विकर्ण BD का मान चाहिए, परंतु यह कैसे होगा? BD BO का 2 गुना है। अतः यदि हम किसी प्रकार BO का मान पता कर लें तो BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि BO का मान कैसे पता करें? जैसा कि हम देख सकते हैं कि त्रिभुज AOB में AO और AB की लंबाई पता है तथा कोण AOB का मान 90 अंश है। अतः त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय उपयोग कर सकते हैं, जिसमें AO और AB का मान प्रतिस्थापित करते हुए समीकरण हल करें। तो BO का मान 8 सेंटीमीटर मिलता है। BD BO का 2 गुना है। OB का मान 8 सेंटीमीटर रखने पर विकर्ण BD की लंबाई 16 सेंटीमीटर मिलती है। चलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों की लंबाई के गुणनफल का आधा होता है। AC और BD का मान रखते हुए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 12 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर है। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। आज इस वीडियो में हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण समझा। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। ऑन है क्या? ऑन भी है और हम लाइव भी हैं। ओह हाय, मैं हूँ स्मृति। हाय, मैं हूँ आपके साथ रोहन और स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। ये शो है सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे आप अगर 8th में हैं तो आप भी ये शो जरूर फॉलो कर सकते हैं। यस, और आप ये शो फॉलो करिए क्योंकि इस शो में हम आपको एक रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी की रोमांचक कहानी दिखाएंगे और उस स्टोरी से हम एक कौशल भी सीखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही, जैसे कि आज की कहानी बहुत ही ज्यादा जगमगाती हुई होगी क्योंकि इस कहानी का नाम है शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे शहर खाना बनाते बनाते एक सौर उद्यमी बन गई। तो चलिए देखें। बिल्कुल। शहर का जगमगाता बिजली उद्यम।
हमारे चारों तरफ स्वच्छ ऊर्जा है। इसके बारे में सूर्य से पूछो। एक बार की बात है, एक घुमावदार गलियों वाले गांव में सूरज इतना कहर बरसा रहा था कि अगर वहां की पक्की सड़कों पर आप अंडा फोड़कर डाले तो वो ऑमलेट बन जाता था। शहर ने सड़क पर अंडे को सिकते हुए देखा, जो एक अंडे के ट्रक से गिरा। उसके पिता ने अभी अभी अपनी नौकरी खो दी थी और वो बहुत दुखी थे। उसकी बहन को स्कूल में जाना जरूरी था। उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। शहर ने काम पर गए लोगों के लिए दोपहर का भोजन बनाया। उसे ये सब करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सूरज निकलने से पहले बिजली ना होने के कारण इस समय ये काम करना और भी कठिन हो जाता था। फिर उसने सोचा कि दिन में तो सूरज की रोशनी बर्दाश्त के बाहर थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सड़क पर पड़े अंडे को गर्मी के कारण सिकते हुए देखा था। पीले कागज का टुकड़ा हवा में लहरा रहा था। शायद ये भी ट्रक से गिरा होगा। शहर मन ही मन बुदबुदाई। उसने ये सोचकर उसे उठाया कि ये अंडे का विज्ञापन होगा, लेकिन नहीं, ये सोलर लाइट का विज्ञापन था। शहर ने तिरछी आंख से कई बार सूरज की तरफ देखा और फिर अंडे की तरफ देखा। उसे समझ में आया कि यही वो चीज थी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसने उस विज्ञापन की पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। उसने अपने पिताजी को बताया कि वो कुछ सब्जियां लेने जा रही है और उसने अपनी साइकिल दुकान की ओर दौड़ा दी। उसने दोपहर के भोजन को बेचकर मिलने वाली हफ्ते भर की कमाई उसकी मेज पर रखी। ये एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर ये असफल होता तो दोपहर का भोजन बनाने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। उसने एक गहरी सांस ली। दुकानदार ने सिक्कों की गिनती की और पाया कि वो पैसे पूरे नहीं थे। पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कुछ सोचकर उसने बचे हुए पैसों की एक रसीद और रोशनी के लिए सौर दीपक दोनों शहर को दे दिए। उस रात शहर ने वो सोलर लाइट ले जाकर अपनी दोस्त के चाउमीन के ठेले पर लटका दी। जब अन्य सभी ठेलों की लाइट बुझ गई, तब उसकी सोलर लाइट तेजी से चमक रही थी। इस बात से ठेले पर चाउमीन बेचने वाली उसकी उद्यमी दोस्त इतनी खुश हुई कि उसने उस रात कमाए हुए मुनाफे का आधा हिस्सा शहर को दे दिया। शहर के पास अब इतना पैसा था कि वो अगले दिन सभी के लिए दोपहर का खाना बना सकती थी। इसके बाद उसने कुछ ऐसा शुरू किया जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता था। ठेला लगाने वाले हर उद्यमी ने उसे सोलर लाइट के लिए ऑर्डर दिया। वो अगले दिन वापस दुकान पर गई। उसने अपने बचे हुए पैसे चुकाए और दुकानदार से एक और मदद मांगी। क्या आप मेरे पिताजी को सोलर लाइट की मरम्मत करना सिखाएंगे? ऐसा कहते हुए उसने मेज पर ढेर सारे सिक्के रख दिए। ये सुनकर दुकानदार ने सूरज की जैसी चमकती मुस्कान दी। उसे लगा कि कोई महिला सौर उद्यमी बन जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं। शहर्स बोल्ट ऑफ लाइटनिंग बिजनेस, शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। आप 4-4 की टोली बनाकर पूरा कीजिए। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। आप ये समझ गए हैं कि उद्यमी को वो समस्या सुलझानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। पहला भाग, सबसे पहले आप आपके घर और स्कूल के आसपास का नक्शा बनाएंगे। आप मैप में वे समस्याएं भी दिखा सकते हैं जो सुलझाना चाहते हैं। उसी मैप में लिखे आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, समस्याएं आदि। दूसरा भाग, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से पढ़े कि मैप कैसे बनाना है और उसके अनुसार मैप बनाएं। इसके बाद आपके पास 3 बड़ी समस्याएं होनी चाहिए, जिसमें से आप एक बड़ी समस्या चुनेंगे और उसे सुलझाएंगे। ये करने के बाद अगले रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाए।
क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। वाह, चाउमीन का नाम सुनते ही खाने का मन हो गया यार। है जब देखो खाने की बात, और खाने की बात के अलावा यहाँ पर एक बहुत काम की बात भी सामने निकल के आई। वो ये कि शहर ने रिस्क लेकर अपना उद्यम शुरू किया और समाज को सौर ऊर्जा से परिचित कराया और हमारे वातावरण को भी सुरक्षित रखा। कमाल है शहर की ये कहानी। ये तो हमारी एडवेंचर गाइड बुक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक कौशल यानी एक स्किल के बारे में। आज की कहानी से जो एक स्किल के बारे में मैं सबसे बात करना चाहता हूं वो है टेकिंग इनिशिएटिव के बारे में। इस स्किल का मतलब जानते हैं हमारी इसी किताब के पीछे वाले पन्नों में, जहां आपको और भी बहुत सारी स्किल्स का मतलब जो है वो मिल जाएगा। इस स्किल का मतलब है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहल करना यानी टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब है आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय आ गया है, पहले किसी और के जाने का इंतजार मत करो। हर किसी को पहल करने का मौका मिलता है, फिर आप क्यों नहीं। तो ये इनिशिएटिव स्किल के बारे में हमने इस कहानी में देखा। इस स्किल का इस कहानी में भरपूर इस्तेमाल देखा हमने। अगर शहर अपने दोस्त के चाउमीन के ठेले के लिए सोलर लाइट लाने का इनिशिएटिव नहीं लेती तो फिर उन लोगों को भी सोलर लाइट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और ना ही फिर सब लोग उस सोलर लाइट का ऑर्डर देते और वो एक सौर उद्यमी बनती। तो इनिशिएटिव लेना यानी कि पहल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे कि हमने एक पहल की है आपको ऐसे रोमांचक कहानियां दिखाने की और आपको नए नए कौशल सिखाने की। यस, तो अब हम इस बुक को रखेंगे और हमारी एक्टिविटी बुक यानी कि इस बुक को उठाएंगे। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, पर आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से रंग भर सकते हैं। इस एक्टिविटी बुक में हमारी आज की कहानी पर निर्धारित बहुत सारे चैलेंजेस एंड प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपने घर या स्कूल के आसपास का नक्शा बनाना है और उस नक्शे में आप वो समस्या भी दिखा सकते हैं जो आप सुलझाना चाहते हैं। उसके बाद जो 3 बड़ी समस्याएं आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो लिखें और समस्याएं क्यों हैं उनकी वजह अगले हिस्से में लिखें। बस अब इनमें से किसी भी एक बड़ी समस्या को चुनिए और उसको इस भाग में सुलझाइए, और जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले तो हमको हमारे इस एड्रेस पर अपना ये प्रोजेक्ट भेज दीजिए। हमें आपकी प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन जानने का इंतजार रहेगा। चलिए अब आप भी पहल करिए और कुछ बड़ा करके दिखाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले शो में एक नई कहानी, एक नई रोमांचक कहानी के साथ, एक नई उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? इस कहानी पर बेस्ड अब समय होता है एक क्विज खेलने का आपके साथ। इस क्विज की खासियत ये है कि अगर आप इसके सही जवाब देंगे तो आप भी जीत सकते हैं हमारी ये किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे इस नंबर पर कॉल करना है या फिर हमारी ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है। सभी सवालों के सही जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं ये किताब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, क्या सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? दूसरा सवाल, पहल करना सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्यों है? तीसरा सवाल, आपके घर पर जब बिजली की समस्या आती है तब आप क्या करते हैं? चौथा सवाल, क्या आप कुछ नया करने के लिए पहल करेंगे? पांचवा सवाल, सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है? तो सभी सवालों के जवाब आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां पे भी आप जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर आप लकी हुए यानी कि लकी 500 विद्यार्थियों में से हुए तो आपको भी मिल सकती है ये शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और कॉल करिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है।
विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।